Assalamualaikum dear students and welcome to my YouTube channel Literary Lab. Dear students, we have been studying the Renaissance period और Renaissance period में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ जिनमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ह्यूमनिज्म मूवमेंट और रेनेसांस मूवमेंट पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो रेनेसांस पीरियड में हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा एलिज़ाबेथन एज पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 यानी आज के इस वीडियो में हम लोग एलिज़ाबेथन एज के कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, और पार्ट 2 पे जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं एलिज़ाबेथन एज के जो मेन राइटर्स हैं वो पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। एलिज़ाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1558 से लेकर 1603 तक है। 1603 में ये जो एज है एलिज़ाबेथन एज ये एंड हो जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ के डेथ के साथ। अब एलिज़ाबेथन एज के 3 नाम है, देयर आर 3 नेम्स ऑफ दिस एज। इस एज को एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं, इस एज को शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं और रेनेसांस पीरियड भी इस एज को कहते हैं। इस एज को एलिज़ाबेथन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में जो रूलर थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, जो मोनार्क थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, इसीलिए इसे एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं। इस एज को शेक्सपियरियन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त का जो सबसे बड़ा राइटर था वो शेक्सपियर था और ड्रामा के हवाले से शेक्सपियर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इस एज को रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं क्योंकि रेनेसांस इस एज में जो रेनेसांस मूवमेंट था वो अपने पीक पे था, तो इसीलिए इसे रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ और रेनेसांस मूवमेंट पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर भी दे चुका हूं। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना। किस चीज का दोबारा से जन्म लेना? क्लासिकल लर्निंग का। वो जो ग्रीक लिटरेचर था या रोमन लिटरेचर था, लोगों का जो फोकस है क्लासिकल लर्निंग पे शिफ्ट हुआ था। तो चले इस एज को डिटेल से पढ़ते हैं। एलिज़ाबेथन एरा वाज अ टाइम associated with Queen Elizabeth. This age is named after Queen Elizabeth because she was the ruler of England at that time. तो इस एज का जो नाम है वो क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से मंसूब है। She was the daughter of Henry, वो हेनरी की बेटी थी, हेनरी 8। Elizabethan era is often considered the golden age in English history. इंग्लिश हिस्ट्री में एलिज़ाबेथन जो एज है या एलिज़ाबेथन एरा को गोल्डन एज भी कहा जाता है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो एलिज़ाबेथन एज में ड्रामा में काफी डेवलपमेंट आया था, म्यूजिक में, आर्ट में, इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई थी इस एज में। और अगर हम लोग बात करें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म के दरमियान इशू चल रहा था तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने उस इशू को भी सॉल्व किया था। तो इसीलिए मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर इस एज को, एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज भी माना जाता है। It was the height of English Renaissance and saw the flowering of English poetry, music and drama. जो रेनेसांस मूवमेंट था वो एलिज़ाबेथन एज में अपने पीक पे था और जैसे कि मैंने पहले कहा कि पोइट्री, म्यूजिक और ड्रामा में डेवलपमेंट आई थी इस एज में। This was also the time when English theatre was flourished. और इसी एज में, एलिज़ाबेथन एज में जो इंग्लिश थिएटर है या मुख्तलिफ थिएटर्स बने और डेवलप हुए इस एज में। Elizabethan era was a time of exploration and expansion abroad. इस सेंटेंस में एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि एलिज़ाबेथन एज में समंदरी रास्ते के जरिए नए नए जगहों का खोज लगाना, और एक्सपेंशन अब्रोड का मतलब है यूरोप में जो मुख्तलिफ ममालिक थे वो अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए कॉलोनीज बनाते थे, तो इस तरह वो अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करते थे। While in England, Protestants and Reformation became more acceptable to the people. और इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म की जगह अब प्रोटेस्टेंटिज्म ने ली थी। लोगों ने प्रोटेस्टेंटिज्म को ज्यादा प्रेफर किया, ज्यादा पसंद किया, क्योंकि जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी वो खुद एक प्रोटेस्टेंट थी। 1558 is very important in the history of England because of the defeat of the Spanish Armada. अब इस एज में एक जंग भी हुई थी इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान, जिसमें स्पेन को शिकस्त हुई थी
और इंग्लैंड वाज नथिंग बिफोर स्पेन एट दैट टाइम, क्योंकि स्पेन जो था वो एक पावरफुल कंट्री था। लेकिन ये एक समंदरी जंग था, इसलिए इसमें जो स्पेन था उसको शिकस्त हुई थी। तो इस जंग के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊं आपको कि स्पेन का जो बादशाह था वो फिलिप द सेकंड था, जो कि हस्बैंड था मैरी फर्स्ट का। अब क्वीन मैरी जो कि आप सिस्टर थी क्वीन एलिजाबेथ की। अब क्वीन मैरी जो है ना वो एक कैथोलिक थी और क्वीन एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी, दोनों आप सिस्टर्स थे। लेकिन क्वीन मैरी के मरने के बाद जो उसका हस्बैंड है फिलिप द सेकंड, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा शादी का क्वीन एलिजाबेथ को, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने उसको ठुकरा दिया। अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी, तो वो जो है ना प्रोटेस्टेंटिज्म को ज्यादा प्रेफर करती थी इंग्लैंड में बनिस्बत कैथोलिज्म के। लेकिन स्पेन एक कैथोलिक कंट्री था उस वक्त, तो फिलिप जो सेकंड था वो भी कैथोलिक था, तो इसलिए वो चाहता था कि इंग्लैंड में दोबारा से जो चर्च है वो पावरफुल हो जाए और जो कैथोलिज्म है वो दोबारा से फैल जाए। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया था, जिसमें स्पेन को शिकस्त हुई थी। इट वॉज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट नेवी, उस वक्त जो स्पेन का नेवी था वो काफी पावरफुल था। इट वॉज द स्पेनिश फ्लीट sailed against England under the command of the Duke of Medina Sidonia, commander in chief of the Spanish Armada। तो समंदरी रास्ते से स्पेन ने इंग्लैंड पे हमला किया था, और उस वक्त जो स्पेन का ड्यूक था वो मेडिना सिडोनिया एक जगह है स्पेन में, उसका जो ड्यूक है वो कमांडर इन चीफ था, और उसके सरबराही में स्पेन ने हमला किया था इंग्लैंड पे। देयर इंटेंशन वाज टू थ्रो द क्वीन एलिजाबेथ, तो स्पेन ने इसलिए भी इंग्लैंड पे हमला किया था क्योंकि उस वक्त जो इंग्लैंड की मोनार्क थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, तो उसकी हुकूमत को वो लोग खत्म करना चाहते थे। देयर मिशन वाज अ टोटल फेलियर बिकॉज ऑफ द पुअरली प्लान्ड एंड बैडली हैंडल्ड ऑपरेशन। तो स्पेन को इसलिए भी शिकस्त हुई थी क्योंकि उनका जो मंसूबाबंदी था वो काफी नाकिस था, और इस जंग में वो इस ऑपरेशन को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर सके। आफ्टर द डिफीट द स्पेनिश वर शॉक्ड वेयर एज देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन यूरोप एंड इंग्लैंड। तो शिकस्त के बाद जो स्पेनवी थे या स्पेनिश थे वो काफी हैरान रह गए, क्योंकि स्पेन एक पावरफुल कंट्री था, इंग्लैंड वाज नथिंग बिफोर स्पेन। लेकिन जब स्पेनिश को शिकस्त हुई तो वो लोग काफी हैरान रह गए। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और इंग्लैंड में खुशी की एक लहर शुरू हुआ। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन दिस एज वाज बेस्ड ऑन हैप्पीनेस, जॉय, लिबर्टी, नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। तो इस एज में जितने भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उनका जो थीम था वो हैप्पीनेस खुशी, जॉय मुसरत, लिबर्टी आजादी, नेशनलिज्म कौम परस्ती एंड पैट्रियोटिज्म उबुल वतनी पे मुश्तमिल था। क्वीन एलिजाबेथ वाज ग्रेटली एडमायर्ड बाय द पोइट्स ऑफ दैट टाइम। तो उस वक्त के जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने अपनी पोइट्री में क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ की। फाइनली लिटरेरी पीपल लाइक विलियम शेक्सपियर, Edmund Spenser, Sir Philip Sidney and John Milton took the literature to the heights of the glory and perfection। तो उस वक्त के जो जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे जैसे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी एंड जॉन मिल्टन ने लिटरेचर को कमाल की बुलंदियों पर पहुंचाया। तो अब बात करते हैं इंग्लैंड की मईशत की। इकोनॉमिकली इंग्लैंड आल्सो प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। मुआशी तौर पर इंग्लैंड ने एलिजाबेथन एरा में ही काफी तरक्की की। इंग्लैंड प्रोग्रेस्ड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज नोन एज द रॉयल एक्सचेंज। तो एलिजाबेथन एरा में ही रॉयल एक्सचेंज के नाम से एक स्टॉक एक्सचेंज बना, और जिसके बनने के बाद इंग्लैंड ने काफी मुआशी तौर पर तरक्की की। साइंटिफिक प्रोग्रेस इन इंग्लैंड वाज नॉट टू मच। अगर हम लोग साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करें इंग्लैंड में, तो साइंटिफिकली इंग्लैंड ने इतना तरक्की नहीं किया था। Yet there were few names, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे थे that became famous, जो काफी मशहूर हुए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एस्ट्रोनॉमर थॉमस डिक्स एंड थॉमस एरियट मेड कंट्रीब्यूशन। तो एस्ट्रोनॉमर थॉमस डिक्स एंड थॉमस एरियट कुछ ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने अपना हिस्सा डाला।
विलियम गिलबर्ट पब्लिश्ड हिज स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म, और इसके अलावा विलियम गिलबर्ट भी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपना मुताला द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं शाया किया। A lot was done in the field of navigation. फील्ड ऑफ नेविगेशन में भी बहुत कुछ किया गया। एंड द फेमस नेम वाज थॉमस ड्रैक। तो इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन द फेमस नेम वाज थॉमस ड्रैक। तो जहां एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज माना जाता है, तो दूसरी तरफ इस एज में काफी साजिश भी होती रही। एलिजाबेथन एज वाज एन एज ऑफ प्लॉट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज। ये जो एज था एलिजाबेथन एज, ये साजिशों का दौर था। दे वर मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर, और ये जितने भी प्लॉट्स थे, साजिश थे, कॉन्स्पिरेसीज थे, वो नेचर में पॉलिटिकल थे। इन 1570 में द रिडोल्फी प्लॉट वाज मेड। एक मंसूबा बनाया गया था जिसको रिडोल्फी प्लॉट कहा जाता है 1570 में। इट वाज मेड टू असैसिनेट द क्वीन एलिजाबेथ, और ये साजिश, ये मंसूबा इसलिए बनाया गया था कि जो क्वीन एलिजाबेथ है उसको कत्ल किया जाए। एंड रिप्लेस हर विद क्वीन मैरी, और इसकी जगह जो मोनार्क है वो क्वीन मैरी बने। दिस प्लान वाज मेड बाय रॉबर्ट डी रिडोल्फी। ये जो मंसूबा था, इस मंसूबे को रॉबर्ट डी रिडोल्फी एक शख्स था, उसने बनाया था। हु वाज एन इंटरनेशनल बैंकर, जो कि एक बैंकर था। तो ये बाद में नाकाम बनाया गया इस प्लान को। Another plan known as थ्रोकमोर्टन प्लॉट, एक दूसरा प्लान मंसूबा बनाया गया जिसको थ्रोकमोर्टन प्लॉट भी कहते हैं, was made to assassinate क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ को कत्ल करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया जिसे थ्रोकमोर्टन प्लॉट कहते हैं। This plan was made by फ्रांसिस थ्रोकमोर्टन। ये जो मंसूबा है इसे फ्रांसिस थ्रोकमोर्टन नामी बंदे ने बनाया था। Who was an Englishman, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, वो इंग्लिशमैन था। The main purpose behind this plan was to restore Catholic Church in England। तो इस मंसूबे के पीछे जो असल पर्पस था, मकसद था, वो ये था कि इंग्लैंड में जो कैथोलिक चर्च है उसको दोबारा बहाल किया जाए। In conclusion, it can be said that the Queen Elizabeth provided country with long period of peace and increasing prosperity। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ का जो तवील दौर हुकूमत है उसने मुल्क को बढ़ती खुशहाली और अमन फराम की। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के एक बयान के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ लॉन्ग रेन इज रिगार्डेड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड, कि क्वीन एलिजाबेथ का जो तवील दौर हुकूमत है उसको इंग्लैंड का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, and in the hand you people are humbly requested, please like this video and share it with your friends and subscribe to the channel Literary Lab. Thank you so much.